कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज आपको जो जानना चाहिए वो है व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? किसी भी सोल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। किसी भी सोल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। वन इज नोन एज सॉल्यूट एंड अदर वन इज नोन एज सॉल्वेंट। तो पहले इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म को समझ लीजिए और इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। तो इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये है। सॉल्वेंट को हम बहुत तरह से एक्सप्लेन करते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट एनीथिंग प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन सोल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। एक तो हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बट ये डेफिनेशन कभी कभी फेल करती है। तो हमें एक ऐसी डेफिनेशन की जरूरत है जो एकदम यूनिवर्सली ट्रू हो। तो सॉल्वेंट के बारे में आप ऐसा बोल सकते हैं, द सब्सटेंस विच डिसाइड्स फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सोल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। अगर सोल्यूशन लिक्विड है तो इसका मतलब सॉल्वेंट लिक्विड रहा होगा। अगर सोल्यूशन सॉलिड है तो इसका मतलब सॉल्वेंट क्या रहा होगा? सॉलिड रहा होगा। अगर सोल्यूशन गैसियस है तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट क्या रहा होगा? हमारा गैसियस रहा होगा, ठीक है। तो द सब्सटेंस विच डिसाइड्स फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस सोल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो एक यूनिक एंटिटी होता है। सॉल्वेंट एक यूनिक एंटिटी होगा, मतलब किसी एक सोल्यूशन में केवल एक ही सब्सटेंस सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आता है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होगा? एनीथिंग अदर देन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूट, और यू कैन से एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इन सोल्यूशन नोन एज सॉल्यूट। एंड सॉल्यूट कैन बी वन और मोर देन वन। तो इट कैन बी वन और मोर देन वन। इट कैन बी वन और मोर देन वन। सॉल्यूट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, और इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन। जो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज किया जाता है, किसी भी सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्चुअली होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से सुनिएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब उसी सॉल्यूट के अमाउंट को विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन अमाउंट हम लोग को अलग अलग यूनिट्स में पढ़ना होता है। तो हम लोग यहाँ पे उसी को अलग अलग यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की मैं आपको पॉसिबल यूनिट्स पहले यहाँ पर अलग अलग बताऊंगा और फिर हम लोग उनको वन बाय वन यूज करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में सबसे पहले जो हमें यूज करना है वो क्या है? हमारा सबसे पहला टर्म, सबसे पहले जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है हमारा परसेंटेज बाय मास। दूसरा होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तीसरा होता है परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। इसके अलावा हमारे पास और भी यूनिट्स होती है, जैसे कि मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी के बाद एक और यूनिट है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, वो है पीपीएम, और पीपीबी भी एक यूनिट होती है। तो आप यहाँ पर उसको ऐसा करके लिख सकते हैं कि पीपीएम, और एक यूनिट आप बना सकते हैं यहाँ पर पीपीबी। उसके अलावा एक ऐसे कभी कभी कहीं पर लिखा होता है फॉर्मेलिटी। ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक। तो हम लोग इन्हीं सारी यूनिट्स को वन बाय वन भी पढ़ने वाले। तो इसमें अब नेक्स्ट सबसे पहली हेडिंग डालिए परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। फर्स्ट हेडिंग लीजिए परसेंटेज बाय मास।
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं W/W। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन होती है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन mass of solute present in 100 gram of solution. The mass of solute present in 100 gram of solution is known as percentage by mass. The mass of solute present in 100 gram of solution is known as percentage by mass. और मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज बाय वेट का। अब देखिए क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मूले की रेयरली कभी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा 25%, आपको क्वेश्चन में वहां पर लिखा होगा 25% बाय मास HCl। अगर ऐसा कुछ आपको हमने लिख के दे दिया तो इतनी इंफॉर्मेशन देने से आपको जानते हैं क्वेश्चन में क्या क्या नोन हो जाता है। इसका मतलब होता है 25% वेट बाय वेट HCl का कि 25 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो आपको सोल्यूशन का मास मिल गया, सॉल्यूट का मास मिल गया। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भाई, सॉल्वेंट कितना होगा, सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट, दैट इज योर सॉल्वेंट। हमें सॉल्वेंट का भी मास मिल जाता है। तो अगर आपको किसी सोल्यूशन का या परसेंटेज बाय मास दे दिया गया तो दैट मीन्स वो आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन तीनों का मास आपको इनडायरेक्टली बता दे रहा है। ठीक है, तो हमें ज्यादातर इस तरह से समझना चाहिए परसेंटेज बाय मास। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ जा रहे हैं। हमारी नेक्स्ट यूनिट है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसको हम लोग शॉर्ट में V/V लिख सकते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml solution is known as percentage by volume, is known as percentage by volume। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इट इज रिटन एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम है। ध्यान रखिएगा जो गैसियस सॉल्यूशंस होते हैं ना, उनके लिए हम लोग परसेंटेज बाय वॉल्यूम यूनिट यूज करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसीलिए आपको इस चैप्टर में परसेंटेज बाय वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कहीं पर भी गैसियस सोल्यूशन यूज नहीं करने वाले हैं। आप हर जगह लिक्विड सोल्यूशन यूज करेंगे, तो आपको इस यूनिट की जरूरत कहीं पर भी नहीं पड़ने वाली है। बट यहाँ पर ये ध्यान जरूर रखिएगा, ये जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम को mls में डिनोट करता है। ठीक है, तो ये दोनों नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है वो आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, दैट इज परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। इसको हम लोग लिख सकते हैं W/V। ये इस चैप्टर में आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं और आगे भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ की, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मेरे साथ साथ लिखते जाइए तो आपको कॉपी करने का टाइम बचेगा। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ solution is known as percentage by strength।
इज नोन एज परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इट इज रिटन एज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा इसका। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इसका भी वही यूज है, जैसे हमने आपको बोला 25% बाय स्ट्रेंथ HCl सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि 25 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा, सोल्यूशन का मास मिल और सॉल्यूट का मास मिल जाएगा। ये दो इंफॉर्मेशन आपको नोन हो जाती है इफ यू हैव परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। ठीक है। और उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन में आपको एक इस फॉर्मूले की भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको इस फॉर्मूले की भी इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में बहुत बार जरूरत पड़ेगी। कभी आपके पास मास अवेलेबल होगा तो आपको वॉल्यूम कन्वर्ट करना होगा, कभी वॉल्यूम अवेलेबल होगा तो उससे मास में कन्वर्ट करने को आएगा, और डेंसिटी क्वेश्चन में आपको हमेशा बताया जाएगा। बट वाटर का डेंसिटी आपको नहीं बताया जाता। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहता है? 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर इज फिक्स्ड। Density of water is fixed. मोल फ्रैक्शन नेक्स्ट यूनिट है हमारी मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन बहुत सिंपल सी यूनिट है। इसको आप मोल फ्रैक्शन किसी सोल्यूशन का नहीं होता, मोल फ्रैक्शन हमेशा उसके कंपोनेंट का होता है। तो अगर आप यहाँ पे सोल्यूशन के कंपोनेंट्स लिखें तो आपके पास जो सोल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है आपके पास सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के ये दो कंपोनेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मास के टर्म्स में लिखें तो यहाँ पर लेट मास, सॉल्यूट का मास आपको दिया हुआ है W1 ग्राम और सॉल्वेंट का मास दिया है W2 ग्राम। ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट का एज्यूम कर लिया हम M1 है और सॉल्वेंट का एज्यूम कर लिया हमने M2 है। मोल, हमने सॉल्यूट के मोल एज्यूम कर लिए स्मॉल n है और सॉल्वेंट को हमने कैपिटल N बोल दिया। और इस स्मॉल n की वैल्यू क्या आएगी? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे ही कैपिटल N की वैल्यू क्या आएगी? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक। तो इस तरह से हम मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन। ये जो मोल फ्रैक्शन होता है इसको हम लोग एक ग्रीक लेटर से इंडिकेट करते हैं। द ग्रीक लेटर इज कॉल्ड एज जाई। ये ऐसा बनता है, लुक लाइक एक्स, लेकिन इसमें एक ये स्ट्रेट लाइन होती है और ये ऐसा कर्व होता है, तो इसको हम लोग जाई कॉल करते हैं। जाई इज सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन का छोटा सा फॉर्मूला है मोल अपॉन टोटल मोल। जिस भी चीज का आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो अब आप लेट, अगर आप सॉल्यूट के मोल निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल। और अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो वो कितना आएगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल। क्लियर? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। यही फॉर्मूला होता है, सिंपल, मोल बाय टोटल मोल। लेकिन मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन का नहीं होता, मोल फ्रैक्शन हमेशा कंपोनेंट्स का होता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज है कि किसी भी सोल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका सम बताइए कितना होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होगा? आप इन दोनों वैल्यूज को उठाकर ऐड कर दीजिए तो आपको दिखेगा कि ये हमेशा आपको कितना मिलने वाला है? ये आपको हमेशा 1 मिलेगा। ये आपको हमेशा कितना मिलेगा? 1। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर आपके पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया तो सॉल्वेंट का आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन। जल्दी से नोट कर लीजिए, आप मेरे साथ साथ ही नोट करते जाया करिए, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो ज़्यादा चीज़ें हम लोग क्वेश्चन करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा।
find mole fraction of mole fraction of 36.5 gram HCl in 36.5 gram HCl in 90 gram of water. Find mole fraction of 36.5 gram of HCl in 90 gram of water. B part, find mole fraction of fraction of 63% by mass HNO3 सॉल्यूशन। चलिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। फर्स्ट वाले पार्ट का देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको मोल ऑफ HCl, मोल ऑफ वाटर निकालना है, फिर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल अपॉन टोटल मोल, एंड सॉल्व कर लीजिए। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 63% बाई मास HNO3 सोल्यूशन। तो 63% बाई मास HNO3 सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम solution contains 63 ग्राम HNO3। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ HNO सॉल्यूशन और हमारे पास और क्या प्रेजेंट हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। आपको सॉल्वेंट वहाँ पर नहीं बताया गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्वेंट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, वाटर। और वाटर का कितना आएगा यहाँ पर सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ वाटर 100 माइनस 63, दैट इज हाउ मच, 37 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 हम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा मोल ऑफ HNO3 डिवाइड बाई टोटल मोल। तो हम एक बार दोनों के मोल्स यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो HNO3 का मोल आएगा 63/63 और नीचे आ जाएगा 63/63 प्लस 37/18। ये HNO3 का मोल है और ये 37/18 वाटर का मोल है। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है, 1 प्लस ये आएगा 2.37 को 80 से डिवाइड कर तो कितना आता है, 2.05 आता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसको हम राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया, 1/3 आ गया HNO3 का। तो वाटर का कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, 1 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2/3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं अगर आपको परसेंटेज बाई मास गिवन है तो। ठीक है, जिसको नहीं आया है वो लोग नोट कर ले। और फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोलैलिटी। इसको हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। मोलैलिटी की डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिखते जाइए, मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ तो आप मेरे साथ साथ कर लें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg solvent is known as molality, और मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इट इज रिटन एज मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ solvent in kilogram. This is the formula of molality, mass of mole of solute divided by mass of solvent in kilogram। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मोल पर केजी।
मोलैलिटी का यूनिट क्या आएगा, मोल पर केजी, ये मोलैलिटी की यूनिट हो जाएगी। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। मोलैलिटी के बाद हमें जो दूसरा टर्म सीखना है वो क्या है, मोलैरिटी। इसको हम लोग कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। और मोलैरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is known as molarity। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, या समटाइम आप कहीं कहीं क्वेश्चन में देखेंगे आप इसका यूनिट ऐसे लिखा, सिर्फ एम, कैपिटल एम भी एज अ यूनिट लिखा जा सकता है। आप क्वेश्चन जब करेंगे तो आप वहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व करिएगा, आपको वहाँ पे दिया होगा, आप मोलैरिटी को ऐसे कैपिटल एम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा मोलैरिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछते हैं और आगे कभी कभी किसी किसी एग्जाम में आया हुआ है, कि जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है ये कब कब टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं और कब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। आपको कुछ आइडिया है, कोई भी फिजिकल टर्म टेम्परेचर पे कब डिपेंड करता है और कब डिपेंड नहीं करता है, किसी को आइडिया है कोई? ठीक है, देखिए, कोई भी टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड तभी करता है जब उसमें वॉल्यूम का टर्म होगा। तो अगर आप पीछे से एक बार देखना शुरू करेंगे तो आपका वॉल्यूम का टर्म आपको कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, वॉल्यूम का टर्म दो जगह दिखेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वॉल्यूम का टर्म आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर दोनों में है तो फिर नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, नेट इफेक्ट कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम का टर्म है देन इट विल बी इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो हम एक बार पीछे से सारी यूनिट्स को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहली यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, परसेंटेज बाई मास। क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर से डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नहीं, ये भी टेम्परेचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह वॉल्यूम है, तो जितना डिक्रीज नीचे करेगा उतना ही ऊपर इंक्रीज करेगा, तो नेट इफेक्ट कुछ नहीं। अच्छा, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ को देखिए, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यस, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन को देखिए जरा, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नो, ये तो मोल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब अगर आप इसके बाद मोल फ्रैक्शन का टर्म, मोलैलिटी का टर्म देखिए, इसमें भी कोई टेम्परेचर वॉल्यूम का टर्म नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक, और मोलैरिटी को जरा ध्यान से देखिए, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यस, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म है। ठीक,
तो अगर कहीं पर ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करने को आए तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे चेक करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट्स हो गई मोलरिटी एंड मोलैलिटी की। तो थोड़े से इनके क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड मोलैलिटी या इसको रुको, फाइंड मोलैलिटी एंड molarity of 63% by mass HNO3 solution। ब्रैकेट में लिख लो, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.72 ग्राम पर ml। ये ब्रैकेट में नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ, फाइंड मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 45% by strength oxalic acid। oxalic acid if density of solution is 1.56 ग्राम पर ml। ठीक है, ये दो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, फाइंड molarity of 20 ग्राम NaOH in 200 ml सोल्यूशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है, फाइंड, क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए पहले क्वेश्चन और फिर करना शुरू कर दीजिए। फाइंड मोलैलिटी ऑफ 2m H2SO4 solution if density is 1.732 ग्राम पर ml। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड मोलैलिटी ऑफ iodine solution in benzene if mole fraction of iodine is 0.2। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, पहले आप इनको एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। 63% बाई मास HNO3 का मतलब है कि सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 100 ग्राम, एंड HNO3 का मास कितना हो गया, 63 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है 1.72 ग्राम पर ml। ये हमें इतना गिवन था और हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी फाइंड करना है।
तो चलिए सबसे पहले हम मोलैलिटी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मोलैलिटी तो आपको स्ट्रेट आ जाएगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला था मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? HNO3 कितना? 63 डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट भी 63 होता है। नीचे हम क्या लेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास सोल्यूशन है 700 और HNO3 63, तो सॉल्वेंट कितना हो गया हमारे पास? 37, लेकिन ये ग्राम में है, तो हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 100/37 आएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। मोल पर केजी, ये आपका आ गया है क्या? मोलैलिटी। अब आते हैं हम लोग मोलैरिटी निकालने के लिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, वो तो वही होगा जो ऊपर था, यानी 1। नीचे क्या लेना है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना दिया है हमारे पास सोल्यूशन का? 100। डेंसिटी कितना हो गया? 1.72। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम। ये किस में आया होगा? ml में आया होगा, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml थी। तो इस वॉल्यूम को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, 100/1.72। लेकिन ये ml में था और हमें इसको किस में रखना होता है? लीटर में। तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये पूरा सॉल्व होके कितना आता है आपका? 17.2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 17.2 आ गया। तो इस तरह से आप मोलैरिटी और मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? फाइंड मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। उसमें 45% बाई स्ट्रेंथ ऑक्जेलिक एसिड दिया है। तो पहले 45% बाई स्ट्रेंथ को आप समझो। 45% बाई स्ट्रेंथ का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना रहा होगा? 100 ml एंड मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है हमारा? ऑक्जेलिक एसिड। वो कितना है? 45 ग्राम। 45% बाई मास बाई स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर 100 ml सोल्यूशन है तो उसका जितना परसेंटेज दिया हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। यही तो एज पर डेफिनेशन था। तो हमें मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मिल चुका है एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल चुका है, और हमें डेंसिटी भी शायद गिवन है क्वेश्चन में। कितना गिवन है डेंसिटी? 1.56। ठीक है, तो डेंसिटी हमने यहाँ पर देख लिया कि डेंसिटी हमारे पास गिवन है सोल्यूशन का 1.56 ग्राम पर ml। तो आपके पास देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है। आप डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करिए, तो यहाँ से आपको मास इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो 1.56 इंटू 100 करेंगे तो 156 ग्राम आ जाएगा। किसका? सोल्यूशन का मास, क्योंकि डेंसिटी वगैरह सब सोल्यूशन का होता है। तो हमारे पास देखिए सोल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूट का मास ऑलरेडी था, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वाटर हमारा सॉल्वेंट है, वो कितना हो जाएगा? 156 माइनस 45। तो आप सब्ट्रैक्ट करो, इसको कितना आ जाएगा? 111 ग्राम। इतना वाटर आ गया। इतनी इंफॉर्मेशन हमें नोन हो गई। अब क्या करना है? बस फॉर्मूलाज में वैल्यूज रखना शुरू करिए। पहले मोलैलिटी निकालना, तो मोलैलिटी कितना आ जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? ऑक्जेलिक एसिड। 45 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज 90। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज 90 डिवाइड बाई नीचे क्या लेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है? 111 ग्राम। उसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया। इसको सॉल्व करिए, जो भी आएगा वो आपका मोलैलिटी हो जाएगा। ठीक, अब हम मोलैरिटी निकालते हैं, कैपिटल M। वो क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट तो वही आएगा 45/90, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 है। इसको हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर से अगर हमने सॉल्व किया तो फाइनली ये आपको 5 आएगा। तो मोलैरिटी देखिए आपका तुरंत आ गया।
इस तरह से हम मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों निकाल सकते हैं। तो हमारे पास परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ जब दिया होता है तो हम डायरेक्टली मोलैरिटी निकाल सकते हैं और मोलैरिटी के लिए डेंसिटी यूज करना होता है। बट जब हमारे पास परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ देता है तो हम मोलैरिटी आसानी से निकाल सकते हैं, बट मोलैलिटी के लिए हमें डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी। तो ये दो क्वेश्चन आपको हमेशा अपने पास रखने हैं एज अ नोट्स, क्योंकि ये दो क्वेश्चन जैसे ही ये दो आपको जो टाइप बताए हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन में मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं दोनों टाइप से बनते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन तो आ गया होगा आपका, 20 ग्राम NaOH इन 200 ml सोल्यूशन। मैं इसका आंसर यहीं पर लिख दे रहा हूं। तो इसका आंसर है मोलरिटी का 0.5 बाई 1/5 2.5। इसका आंसर आएगा 2.5। कोई है ऐसा जिसको मुझे ये क्वेश्चन बताना है, क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन आ गया होगा। इसमें आंसर आएगा 2.5। तो ये कोई खास क्वेश्चन नहीं था। आपको सॉल्यूट का मास दिया है, मोल निकाल लोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली दिया है, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो और दोनों को डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपको 2M H2SO4 सोल्यूशन दिया है, H2SO4 का मोलैरिटी दे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हमें यहाँ पर मोलैरिटी दिया हुआ है 2 और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है 1.732 ग्राम पर ml। अब देखिए ये जो आपको मोलैरिटी 2 दिया है ना, इसके लिए हमें मोलैरिटी की डेफिनेशन को ध्यान देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, number of moles of solute present in 1 liter of solution is known as molarity। यानी अगर हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को 1 लीटर ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को अगर हमने 1 लीटर ले लिया, तो फिर बताओ कि मोल ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, जितना उसका मोलैरिटी होता है। तो आपको अगर किसी सोल्यूशन का मोलैरिटी दिया है, इसका मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना लेना। अगर आपने 1 लीटर सोल्यूशन लिया होगा तो उसमें जितना मोलैरिटी है उतने ही मोल में क्या प्रेजेंट है, वहां पर सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो हमें मोल ऑफ सॉल्यूट आ चुका है। ठीक, अब एक बार मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया तो हम यहां से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूट हमारा क्या था, एक बार देखें क्वेश्चन में सॉल्यूट क्या था हमारे पास, H2SO4 था। ठीक है, तो सॉल्यूट देखिए हमारे पास H2SO4 था। तो कितना आ जाएगा ये, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्व कर लोगे तो ये जो भी आएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। इसको आप ग्राम में ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आगे बढ़ने पे नेक्स्ट जो आएगा, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, मास ऑफ सोल्यूशन, सो दैट हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल पाएँ। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है ml में 1000, डेंसिटी कितना है 1.732, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1732 ग्राम ऑफ सोल्यूशन आ गया। तो अभी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा मास ऑफ सोल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्यूट। किसी ने मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ रहा है, 186 आ रहा होगा, ये 196 आ रहा है ये। ठीक है, तो 196 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1536। ठीक है, इतना ग्राम आ गया है। किस, सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन लिख दिया मैंने इसमें, इट्स नॉट सोल्यूशन, इट इज सॉल्वेंट। सोल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस किया तो सॉल्वेंट आ गया है हमें। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, मोलैलिटी के फॉर्मूले में रखिए। मोलैलिटी क्या होता था, मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट तो आपके पास ऑलरेडी है, कितना 2। नीचे क्या रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1536, लेकिन ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर लिया। तो ये कितना आ गया, 2/1.536। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये आपको मोलैलिटी दे देगा।
हाँ, इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। किसी का आया क्वेश्चन नंबर 5? 5 में आपको मोल फ्रैक्शन दिया है किसका? I2 का, और आपको मोलैलिटी फाइंड करने को बोला गया है। किसी को आया ये वाला क्वेश्चन? चलो ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसको। इसका बिल्कुल एक सेट पैटर्न होता है। जब भी मोल फ्रैक्शन दिया हो और मोलैलिटी फाइंड करना हो, आपको एक स्टैंडर्ड बिल्कुल सेट पैटर्न दिया जाएगा। आप हमेशा इसी सेट पैटर्न को ही फॉलो करिएगा। देखिए वो सेट पैटर्न क्या है। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 अगर इतना है तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ दिस, है ना। और अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो वो कितना हो जाएगा? सॉल्व होके देखो कितना आ गया? 1/4 आ गया। अब जरा एक बार फॉर्मूला देखो जरा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर किया जाता है तो वो क्या होगा? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये सिंप्लीफाई होके आता है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन किसका हुआ? सॉल्यूट का मोल, कैपिटल एन सॉल्वेंट का मोल। और आपने मोल फ्रैक्शन का रेशियो ऑलरेडी निकाल के रख लिया है। कितना आया था ये? 1/4। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब देखो यहां पर इसी जगह पर हम स्मॉल एन को ऐसे ही रहने देते हैं। कैपिटल एन क्या है? मास मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट ऊपर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1/4। इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। अब जरा आपको जो निकालना है ना उसके पास जाइए। मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट, वो आपने स्मॉल एन एज्यूम किया है। और मास ऑफ सॉल्वेंट उसको आपने यहां पर कैपिटल डब्ल्यू लिया हुआ था, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया आपके पास। लेकिन आपको हमेशा सॉल्वेंट को किस में रखना होता है? केजी में। तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक, यहां तक ठीक है। अच्छा अब देखो यहां से आपको देख रहा होगा कि हमें अब क्या करना है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दो। तो आपको डिवाइड करने से अच्छा है कि इक्वेट कर दीजिए, कि यहां से आप n/w का वैल्यू निकालिए और उठा के यहां पर इक्वेट कर दीजिए। तो n/w का वैल्यू आएगा 1/4m। तो ये कितना आ जाएगा? 1000/4m। और ये m क्या था? ये w और m आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका कौन है? यहां पर बेंजीन है, बेंजीन। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 78। तो बस अब यहां पर आप रख दीजिए 1000/4 इंटू 78। तो आपको क्या आ जाएगा? यहां से मोलैलिटी आ जाएगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000/4 इंटू 78। तो ये सॉल्व होके आएगा 250/78। 250/78। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, आपको मोलैलिटी मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए।